हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक राइटर, इंडो एंग्लियन राइटर मुल्कराज आनंद के समरी को क्लियर करने वाला हूँ। मुल्कराज आनंद की पूरी बायोग्राफी को क्लियर करने वाला हूँ। मुल्कराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था और यह एक हिंदू क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। पेशावर फ्रेंड्स आज पाकिस्तान में है, लेकिन इनका जन्म 1905 में हुआ था। मीन्स भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले की बात है, तब वो हिंदुस्तान में हुआ करता था। तो आप लोग इसको रट लीजिए, 12 दिसंबर 1905 को इनका जन्म पेशावर में हुआ था। इनकी डेथ 28 सितंबर 2004 को जहांगीर हॉस्पिटल में सुबह 8:30 बजे हुआ। जहांगीर हॉस्पिटल कहाँ पे है? पूना, महाराष्ट्र में है। और इनको निमोनिया हो गया था, निमोनिया की वजह से इनकी डेथ हुई थी। उस वक्त ये 99 वर्ष के थे। इनके एक पर्सनल नर्स थे जिनका नाम राम गौहर था। राम गौहर ने सबसे पहले इनकी डेथ की सूचना बाहर आकर के दी थी। इनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ था। जो मुल्कराज आनंद थे वो एक नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, आर्ट क्रिटिक थे, एडिटर थे, जर्नलिस्ट थे। इन्हें भारत का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है। जी हाँ, मुल्कराज आनंद को भारत का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल, जी हाँ, मुल्कराज आनंद इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल। इन्हें इंडियन इंग्लिश नॉवेल का पिता भी कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम, मुल्कराज आनंद के पिताजी का नाम लाल चंद आनंद था, जिनको लोग लल्ला नाम से भी जानते थे। इनके पिताजी का व्यवसाय जो था वो था पहले तो ये एक कॉपर स्मिथ थे। कॉपर स्मिथ का मतलब होता है ठठेरा। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंटल हेड क्लर्क बना दिए गए थे। जी हाँ, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में के रेजिमेंटल हेड क्लर्क बना दिए गए थे। और उन्होंने, जो इनके पिता लालचंद आनंद थे, लल्ला जो थे, उन्होंने 8th डोगरास बटालियन में यूरोप के सामने भी लड़ाई भी लड़ी। इनकी माताजी का नाम ईश्वर कौर था। अब अगर इनकी बात किया जाए इनके दादाजी की, मीन्स बाबा, ग्रैंडफादर, तो इनके ग्रैंडफादर का नाम चेत चंद था। और इनके एंसेस्टर्ड होम, मुल्कराज आनंद का जो पुश्तैनी घर था, उस पुश्तैनी घर का नाम कुछ फ़कीर खाना। जी हाँ, मुल्कराज आनंद के पुश्तैनी घर का नाम कुछ फ़कीर खाना था। इनके शिक्षा की बात किया जाए तो मुल्कराज आनंद ने 3rd क्लास जो है गवर्नमेंट स्कूल नौशेरा कैंटोनमेंट से पास किया था। जिस स्कूल से इन्होंने पास किया था वहाँ पे रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक की पढ़ाई, ये सभी चीज़ों की पढ़ाई उर्दू में होती थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उस वक्त उर्दू का ज़्यादा बोलबाला था। इसके बाद हाई स्कूल इन्होंने पंजाब हाई स्कूल अमृतसर से पास किया और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से 1924 में किया। ग्रेजुएशन करने के दौरान इनकी मुलाकात एनी बेसेंट से होती है। एनी बेसेंट देखती हैं कि ये लड़का भारतीय आंदोलनों में पढ़ करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, इसलिए वो इनको सलाह देती हैं कि आप बाहर जा कर के, मीन्स विदेशों में जा कर के आप अपनी पढ़ाई पढ़ें। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एनी बेसेंट का मुल्कराज आनंद पे। ये बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आर्थिक समस्या इनके सामने आती है। पिताजी इनको बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख करके जो अंग्रेज़ों के प्रति एक नफ़रत का भाव पैदा हो गया था। जबकि इनके पिताजी चाहते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़, क्योंकि वो एक हेड क्लर्क थे, एक रिपुटेटेड पोस्ट पे थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मुल्कराज आनंद, उनका लड़का, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो। लेकिन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से ये बहुत ज़्यादा द्रवित हुए थे। तो ये जब अपनी बात अपनी माँ से रखते हैं, तो वो अपनी ज्वेलरी गिरवी रख देती हैं। और एक इनके उर्दू कवि, इनका एक फ्रेंड था मुल्कराज आनंद का, जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल। वो एक कश्मीरी कन्वर्टेड पंडित था, उसने भी आर्थिक मदद की। मीन्स इनकी माँ ने अपनी
ज्वेलरी को गिरवी रख करके इनकी मदद की। इनके मित्र मोहम्मद इकबाल जो एक उर्दू पोएट था, उसने भी आर्थिक मदद की। और जिस कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, खालसा कॉलेज, वहाँ के प्रिंसिपल ने भी इनकी आर्थिक मदद की और लंदन जाने में काफ़ी कुछ सपोर्ट किया। लेकिन आर्थिक रूप से इनके पिताजी ने इनका सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने एक एस्से लिखा था डेविड ह्यूम पे, और डेविड ह्यूम पे जो एस्से लिखा वो बहुत ज़्यादा जो है फेमस हुई, और उसके लिए इनको सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप, जी हाँ, डेविड ह्यूम पर जब इन्होंने एस्से लिखा तो इनको एक स्कॉलरशिप मिली। उस स्कॉलरशिप का नाम था सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप। और उस स्कॉलरशिप से जो इनको धन मिला, उससे बहुत सपोर्ट मिला इनको लंदन जाने पे। ये इनकी मुलाकात होती है तीन बहुत बड़े पोएट रहे हैं, टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ और ई.एम. फॉस्टर, जिनको ब्लूम्सबरी ग्रुप नाम से जानते हैं। जी हाँ, टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ और ई.एम. फॉस्टर का ये जो तीनों लोगों का जो ग्रुप था, इनको हम लोग इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री में ब्लूम्सबरी ग्रुप नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ब्लूम्सबरी ग्रुप। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लूम्सबरी ग्रुप में कौन कौन से राइटर्स पोएट्स थे, या टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, ई.एम. फॉस्टर को किस ग्रुप में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप में टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ और ई.एम. फॉस्टर, इन तीनों लोगों से ये मिले। और उसके बाद ये 1925 में 1 सितंबर 1925 ये लंदन पहुंच जाते हैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए। वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, वहाँ पे पहुँचते हैं, एडमिशन लेते हैं, और ये पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं। फिलॉसफी में पीएचडी करना चाहते थे। जो इनके गाइड थे उनका नाम था वेजेस हिक्स। जी हाँ, इनके गाइड का नाम था, जब इन्होंने एडमिशन लिया तो वेजेस हिक्स इनके गाइड थे। इनके गाइड ने इनकी आर्थिक स्थिति को देख करके भी इनकी मदद की, और एक ऑफिशियली एक स्कॉलरशिप वहाँ पे चलती थी, उस स्कॉलरशिप को वेजेस हिक्स ने इनको दिलवाया। इनके गाइड ने इनसे कहा कि आप वेल्स में जाइए, वहाँ के कल्चर को सीखिए, वहाँ की सभ्यताओं को सीखिए, तभी आप जो है फिलॉसफी में पीएचडी कर पाएंगे। अपने गाइड के कहने पे ये वेल्स गए, और वहाँ पे एक आयरिश लड़की थी जिसका नाम था आयरन राइस। उसने इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने 200 पेज का एक फिक्शन टाइप का लिखा था। आयरिश राइस जो थी, वो जो आयरिश गर्ल थी, उसने इनसे शादी का प्रस्ताव रखा, किंतु एक शर्त थी कि अगर आप ये जो 200 पेज का एक फिक्शन टाइप का लिखे हो, अगर इसको पब्लिश करा लेते हैं तो। लेकिन ये उस चीज़ में सफल ना हुए, ये उस फिक्शन को पब्लिश नहीं करवा पाए, और वो जो आयरिश लड़की थी एरन राइस, वो इनको छोड़ करके चली गई। इनकी शादी की बात किया जाए तो इनकी पहली शादी 1938 में कैथलीन वैन जेल्डर नाम से हुई, जो कि एक इंग्लिश लड़की थी, मीन्स अंग्रेज थी। कैथलीन जो थी, जो इनकी फर्स्ट वाइफ है, वो एक एक्ट्रेस थी, कोरियोग्राफर थी, स्क्रिप्ट राइटर थी। लेकिन 1948 में इन्होंने, मुल्कराज आनंद ने उसको तलाक दे दिया, डिवोर्स दे दिया था। मुल्कराज आनंद को फर्स्ट वाइफ कैथलीन वैन जेंडर से एक लड़की भी हुई जिसका नाम सुशीला था, और कहीं कहीं पे उसका नाम रजनी भी मिलता है। बाद में एक श्रीलंका की लड़की थी जिसका नाम था अनिल डी सिल्वा, ये उसके साथ रहे। यहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी दिन ये लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन ये उससे प्यार करने लगे थे। अनिल डी सिल्वा भी इनसे शादी के लिए तैयार थी। जब ये अपनी फर्स्ट वाइफ कैथलीन वैन जेंडर को तलाक देने के लिए लंदन गए, उस दौरान इनको थोड़ा समय लग गया, और जब ये वापस आए तब तक अनिल डी सिल्वा दूसरी शादी किसी दूसरे लड़के से कर चुकी थी। इनको इस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ। फिर ये अनिल डी सिल्वा सेकेंड वाइफ इनकी नहीं बन पाई। उधर कैथलीन वैन जेंडर को भी तलाक दे दिया। अब एक पर्सियन लड़की थी, ये उससे प्यार करने लगे जिसका नाम था सिरविन वजीफदार। जी हाँ, पर्सियन लड़की। वैसे इनकी माँ चाहती थी कि मेरा लड़का किसी भारतीय लड़की से शादी करे,
किंतु अंग्रेजी सभ्यता में रह करके मुल्क राज आनंद से ये संभव न था। और सिरविन वजीफदार एक पर्सियन लड़की थी, उससे उन्होंने 1950 में शादी कर ली और फिर वो 2004 तक, मीन्स इनके लाइफ टाइम वो सेकेंड वाइफ। तो इन्होंने अपनी जीवन में 2 शादियाँ की। अब अगर कुछ और बात किया जाए मुल्क राज आनंद के फैक्ट्स को लेकर के, तो 1921 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेट करने पर अंग्रेज़ों ने इनको एक सज़ा दी थी, गेरा कोड़ों की। जी हाँ, इनके पीठ पे गेरा कोड़े लगाए गए थे और इनको फिर जेल भेज दिया गया था। 1927 में ये आयरलैंड गए, जहाँ पे W.B. ईट्स की राइटिंग्स को पढ़ा इन्होंने, उससे काफ़ी कुछ एंजॉय किया। ये मुल्क राज आनंद खुद ही कहते थे कि मैं हर 3 महीने के भीतर मैं पेरिस जाता हूँ, वहाँ पे रेयर बुक्स मतलब दुर्लभ किताबों को पढ़ता हूँ, वहाँ से दुर्लभ किताबों को लेके आता हूँ और वहाँ पे खूब सारा ड्रिंक करता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। मीन्स मुल्क राज आनंद ने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो ड्रिंक करते थे, पेरिस जा कर के रेयर बुक्स को पढ़ते थे, वहाँ से किताबों को परचेज करते थे, ड्रिंक करते थे और इन्जॉय करते थे। जब ये गांधी जी के आश्रम में गांधी जी के शिष्य बने, तो गांधी जी ने इनसे पहले ही कहा था कि आपको 3 काम छोड़ने पड़ेंगे। पहला काम, आपको ड्रिंक नहीं करना है। दूसरा, किसी महिला को आपको निगेटिव आइज, गलत नज़र से नहीं देखना है। और आपको टॉयलेट मीन्स लैट्रिन खुद साफ करना है। 1935 में लंदन में इन्होंने एक संस्था के फाउंडर बने, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन लंदन। जी हाँ, मिस्टर आनंद जो थे वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन लंदन के फाउंडर बने 1935 में। और इसमें इनकी जो है मदद किया था, इनके मित्र थे सज्जाद जहीर और अहमद अली। सज्जाद जहीर और अहमद अली के साथ मिलकर के 1935 में इन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन लंदन के ये फाउंडर बने, उसको इस्टेब्लिश किया। 1936 में अगले वर्ष इन्होंने इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन लखनऊ के भी ये फाउंडर बने। जी हाँ, तो 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन लंदन के फाउंडर बने और उसके बाद प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन लखनऊ के भी फाउंडर बने 1936 में। उसके बाद अगर बात करें तो इनका जब जीवन था, 2-3 चीज़ों को देखने के बाद बहुत ही प्रभावित हुआ था। इनकी जो कज़िन थी जिसका नाम था कौशल्या, तो कौशल्या की डेथ हो गई थी और कौशल्या की डेथ को देख करके ये काफ़ी कुछ शॉक्ड हुए थे, इनका जीवन काफ़ी कुछ प्रभावित हुआ था। इनकी एक आंट थी, चाची थी, जिसका नाम देवकी था। देवकी ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ फूड शेयर कर लिया था, इसलिए इनको हिंदू कम्युनिटी से निकाल दिया गया। मीन्स जो इनकी चाची देवकी थी, चाची देवकी को हिंदू कम्युनिटी से निकाल दिया गया था। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ फूड शेयर कर लिया था, भोजन को शेयर कर लिया था। तो जब उनको हिंदू कम्युनिटी से निकाला गया तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव उन पर पड़ा और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस चीज़ को देख करके उनके चाचा भी काफ़ी शॉक्ड हुए और फिर उनकी भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे 2 घटनाएं, एक कौशल्या मीन्स इनकी कजिन की डेथ और आंट देवकी का सुसाइड, और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बहुत कुछ इनको शॉक करता है। तो जीवन में इनकी ये 3 घटनाएं ऐसी थी जो मुल्क राज आनंद को झकझोर के रख दिया था। ध्यान रखिएगा, पहली घटना थी कौशल्या मीन्स इनकी कजिन कौशल्या की डेथ। दूसरे नंबर पे आंट देवकी जिन्होंने फूड शेयर किया, हिंदू कम्युनिटी से बाहर निकाला गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। और थर्ड नंबर पे जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन सब चीज़ों ने इनको काफ़ी कुछ प्रभावित किया। मिस्टर आनंद जो मुल्क राज आनंद थे, ये अपने आप को एक बोगस प्रोफेसर कहते थे। जी हाँ, ये खुद को बोगस प्रोफेसर कहते थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा प्रोफेसर था जो स्वयं को ही बोगस प्रोफेसर के नाम से बुलाता था। तो ये अपने आप को ही बोगस प्रोफेसर कहते थे। इन्होंने कई सारे इडियम्स को, प्रोवर्ब्स को हिंदी में, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। एक बार तो ऐसी घटना हुई कि 1935 में खुद कुछ पर्सनल इश्यूज इनके जीवन में आए थे, जिसके कारण इन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया था। इनका कैरियर जो है, अगर राइटिंग कैरियर की बात किया जाए तो वो एक पब्लिकेशन था शॉर्ट रिव्यूज़, जो कि द क्राइटेरियन मैगजीन
में छपता था। तो एक पब्लिकेशन साल्ट रिव्यूज़ जो था, साल्ट रिव्यूज़ में इनकी राइटिंग कैरियर शुरुआत हुई है इंग्लैंड में। मिस्टर आनंद्स राइटिंग कैरियर बिगैन इन इंग्लैंड विद द पब्लिकेशन ऑफ साल्ट रिव्यूज़। और ये जो साल्ट रिव्यूज़ था इन द क्राइटेरियन मैगजीन में छपती थी। तो यही वो जो द क्राइटेरियन मैगजीन है, द क्राइटेरियन मैगजीन में ही टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड इंक्लूड था। मीन्स जो टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड था वो भी द क्राइटेरियन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। मुल्क राज आनंद पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था जेम्स जोयास का और गांधी जी का। जेम्स जोयास और गांधी जी के से प्रभावित होकर के ही इन्होंने अनटचेबल को लिखा था। 1935 में इनका पहला नावल आया जिसका नाम क्या रखा गया, मुल्क राज आनंद का अनटचेबल। अनटचेबल किससे ज़्यादा प्रभावित था, किससे प्रभावित होकर के इन्होंने लिखा था, तो जेम्स जोयास और गांधी जी से प्रभावित होकर के ही इन्होंने अनटचेबल लिखा था। अपने स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करा जाए तो अपने स्टूडेंट लाइफ में इन्होंने एक शादीशुदा मुस्लिम महिला से प्यार किया। वो जो महिला थी वो कोई लड़की नहीं थी, उसकी 3 शादियाँ उससे पहले हो चुकी थी। उससे इनको प्यार हुआ, ये शादी करना चाहते थे, लेकिन उस महिला के घर वालों ने जब ये देखा तो उन्होंने दूसरे लड़के से शादी कर दिया। उस महिला का नाम था यास्मीन। लेकिन ये छुप छुप करके अपने पत्रों को भेजा करते थे। एक दिन इनके लव लेटर को जो इन्होंने यास्मीन को भेजा वो यास्मीन के बैग में उसके पति मीन्स यास्मीन के पति को मिला। और यास्मीन का जो पति था वो काफ़ी इससे नाराज़ होता है और वो अपनी पत्नी यास्मीन का मर्डर कर देता है। तो इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित होते हैं। अब इनके अवार्ड्स की बात किया जाए तो इनको जीवन में सबसे पहले इंटरनेशनल पीस प्राइज़ मिला 1953 में। इनका जो फर्स्ट प्राइज़ था वो था इंटरनेशनल पीस प्राइज़ जो 1953 में मिला। उसके बाद इनको पद्म भूषण मिलता है 1967 में, 1967 में। और फिर साहित्य अकादमी अवार्ड, जी हाँ, साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1971 में मिलता है। द मॉर्निंग फेस एक इनका रचना आई थी, द मॉर्निंग फेस के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। द मॉर्निंग फेस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो इनको मिला वो किस रचना के लिए मिला था, तो 1971 में मिला था और द मॉर्निंग फेस के कारण इनको मिला था। तो यहाँ पे इनके जीवन में 3 पुरस्कार मिलते हैं, इंटरनेशनल पीस प्राइज़ 1953 में, पद्म भूषण 1967 में और साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में द मॉर्निंग फेस रचना के कारण मिलता है इनको। इनकी ऑटोबायोग्राफीज़, इन्होंने एक प्लान किया था कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी को 7 चरणों में लिखूंगा, लेकिन वो उसमें सफल ना हुए और इनकी ऑटोबायोग्राफी टोटल 4 चरणों में ही मिलती है। इनके जो 4 चरण थे, पहला था 7 समर्स जो कि 1951 में पब्लिश हुई। फिर मॉर्निंग फेस 1968 में जो है वो पब्लिश होती है। फिर कन्फेशन ऑफ ए लवर 1976 में और द बबल 1984 में। जी हाँ, ये इनके 4 ऑटोबायोग्राफीज थी। 7 समर्स 1951, मॉर्निंग फेस 1968, कन्फेशन ऑफ ए लवर 1976 और द बबल 1984। वही ये मॉर्निंग फेस है जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में मिला था। इनके कुछ प्रमुख रचनाओं की बात किया जाए तो अनटचेबल 1935 में आया। ये वनडे लाइफ को दिखाता है, इसमें एक बख्खा होता है, एक अनटचेबिलिटी को दिखाया गया है, अपर कास्ट लोअर कास्ट की चीज़ों को दिखाया गया है। कुली इनका सेकेंड नावल था जो कि 1936 में, ये एक पिकारेस्क्यू नावल है। पिकारेस्क्यू नावल क्या होता है? पिकारेस्क्यू नावल एक ऐसा नावल होता है जिसमें कोई भी कैंडिडेट हो, ही या सी, महिला हो या पुरुष, उसमें घुमंतु जीवन को दिखाया जाता है, खानाबदोशी जीवन को दिखाया जाता है, एक वांडरर तरीके से वो इधर उधर भटकते हुए दिखाया जाता है। तो कुली में जो मेन हीरो है वो मुन्नू होता है। आप जानते हैं मुन्नू एक 14 वर्ष का लड़का होता है। उसके माता पिता की डेथ हो चुकी होती है। उसका पालन पोषण चाचा चाची करते हैं। चाचा का नाम होता है दयाराम। तो जो दयाराम होते हैं वो तो मुन्नू से फिलहाल प्रेम करते हैं, लेकिन जो चाची होती हैं वो बहुत तंग करती हैं। उससे परेशान होकर के वो घर छोड़ देता है और बाबू नथुराम एक इम्पीरियल बैंक के सब अकाउंटेंट थे। तो इम्पीरियल बैंक के जो सब अकाउंटेंट बाबू नथुराम थे, उनके यहाँ ये नौकरी कर लेता है, उनके यहाँ ये नौकर हो जाता है। बाबू नथुराम
की एक बेटी थी जिसका नाम शीला था। शीला के साथ ये खेला करता था, कभी मंकीज़ डांस दिखाता, कभी किसी तरीके से, तो शीला बड़ी खुश रहती थी। लेकिन बाबू नथुराम की जो बीवी थी जिसका नाम उत्तम कौर था, वो बहुत ही मर्सीलेसली इसको पीटा करती थी। इस बात से बड़ा तंग रहता था, अपने जीवन में बड़ा कष्ट पाता था। तो वहाँ से मुन्नू भाग जाता है और एक पिकल फैक्ट्री जो दौलतपुर में थी, अचार की एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे के ओनर थे जिनका नाम सेठ प्रभादयाल था। तो सेठ प्रभादयाल से इनकी मुलाकात होती है, वहाँ पे ये नौकरी कर लेते हैं। लेकिन फिर वो फैक्ट्री डूब जाती है, जिसके कारण उनको वहाँ छोड़ करके मुन्नू को बाहर आना पड़ता है, एक कुली के तौर पे काम करना पड़ता है। जब ये कुली के तौर पे एक लड़का काम कर रहा होता है तो एक दिन एक कार से इसकी टक्कर हो जाती है। एक महिला कार को चला रही होती है, उस महिला का नाम होता है मिसेज मेन वेरिंग। तो मिसेज मेन वेरिंग की कार से जब टक्कर होती है तो वो इनको कार पे बैठा के शिमला लेके जाती है। वहाँ शिमला में इसे खूब सारा काम करवाती है, मीन्स कोई सुख मिसेज मेन वेरिंग भी नहीं देती है। रिक्शा पुलर मीन्स रिक्शा चलाने का काम मुन्नू करने लगता है और धीरे धीरे इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि धीरे वो टीबी ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हो जाता है और शिमला में उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से एक पिकारेस्क्यू नॉवेल है कुली। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कुली किस प्रकार का नॉवेल है, तो ध्यान रखिएगा पिकारेस्क्यू नॉवेल है जो कि 1936 में आया। और फिर टू लीव्स एंड ए बर्ड, लेमन एंड द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, द विलेज, द स्वार्ड एंड ए सिकेल, द बिग हार्ट, बहुत सारी इनकी रचनाएं आई। इनकी एक और रचना द रोड 1961 में आया। जैसा मैंने बताया कि अनटचेबल वन डे लाइफ को दिखाता है, वैसे ही द रोड जो 1961 में पब्लिश हुआ ये भी सिंगल डे को दिखाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।